बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में। ओके, सो किडनी दिस इज़ द सिमेट्रिकल ऑर्गन, ठीक है, यानी कि आप किडनी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ द किडनी, ठीक है, और आप क्या करेंगे, अगर इस किडनी को यहाँ से बीच में से काटें तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो राइट पार्ट और जो लेफ्ट पार्ट है ना, ये एग्जैक्टली आपस में इक्वल होंगे। ओके, so the kidney is the symmetrical organ and it is also the bean shaped reddish brown structure located just below the rib cage and on each side of the vertebral column between the 12th thoracic and the 3rd lumbar vertebrae, ठीक है। so जो किडनी है दिस इज द बीन शेप्ड स्ट्रक्चर और इसका जो कलर होता है डेट इज द रेडिश ब्राउनिश, ठीक है, और ये रिब केज के बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है। रिब केज बेसिकली हम कहते हैं कि जिसमें हमारे काफ़ी सारी रिब्स आ जाती हैं, ठीक है, बेसिकली 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। तो रिब केज के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आ जाती हैं, स्टर्नम आ जाता है, ठीक है, विच इज़ अ ब्रेस्ट बोन, और हमारे पास काफ़ी सारी वर्टिब्रल कॉलम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये मिल के क्या बनाते हैं, दीज फॉर्म द रिब केज, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ये जो किडनी है ना, ये मौजूद होती है बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम एंड द 12th थोरेसिक एंड द 3rd लंबर वर्टिब्री, ठीक है। अब ये वर्टिब्री जो है ना, ये हम आगे वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देख लें। सो दिस इज एंटायर द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें हमारे पास तमाम वर्टिब्रीज आ जाती हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी सारी वर्टिब्रीज जो है ना, ये मिल के वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम्स जो है ना, उनके मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक दिस इज द सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज अ थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सर्वाइकल ये जो आप पूरा रेड से देख रहे हो, दिस इज अ सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो आप पूरा ब्लू से देख रहे हो, ब्लू या पर्पल से, दिस इज अ थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम। ये जो आप येलो से देख रहे हो, दिस इज अ लंबर वर्टिब्रल कॉलम। ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो, दिस इज अ सैक्रल वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो पर्पल से देख रहे हो छोटा सा, दिस इज द कॉक्सिक्स, ठीक है, कॉक्सिक्स जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं। ओके, सो सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर काफ़ी सारी सर्वाइकल वर्टिब्रीज आ जाती हैं, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर थोरेसिक वर्टिब्रीज आ जाती हैं, लंबर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लंबर वर्टिब्रीज आ जाती हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है ना, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं, ठीक है, ये इनके नंबर हैं। बेसिकली 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, ठीक है, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं, 5 लंबर वर्टिब्री होती हैं, 5 सैक्रल वर्टिब्री होती हैं, ठीक है। और ये जो 5 सैक्रल वर्टिब्री होती है ना, ये आपस में बिल्कुल फ्यूज्ड होती हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्यूज्ड है। ओके, और 4 कॉक्सिक्स वर्टिब्री होती है, ठीक है, और ये जो कॉक्सिक्स वर्टिब्री है ना, ये भी आपस में फ्यूज्ड होती है। ओके, अब ये जो किडनी है ना, ये बेसिकली एक्सटेंड करेगी फ्रॉम द 12th थोरेसिक वर्टिब्री, फर्स्ट लंबर, सेकंड लंबर एंड 3rd लंबर, यहाँ तक बेसिकली इसकी साइज होती है, ठीक है। यानी कि ये इतनी बड़ी होती है कि इसकी जो साइज होती है ना, वो होती है फ्रॉम अप टू द 12th थोरेसिक वर्टिब्री टू द 3rd लंबर वर्टिब्री, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होती है, और 12th रिब होती है ना, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आप रिब देख रहे हो ना, दिस इज द 12th रिब। ओके, सो 12th रिब और 12 थोरेसिक, फर्स्ट लंबर, सेकंड लंबर एंड 3rd लंबर वर्टिब्री, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। ओके, सो किडनी पोजीशन रेट्रोपेरिटोनियल इन द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उन तकरीबन तमाम ऑर्गन्स को एक लेयर कवर करती है, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल लेयर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल लेयर, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारे पास ये कोई स्टमक है, ठीक है ना, ये सपोज कीजिए ये स्टमक है, तो पेरिटोनियल लेयर जो है ना, ये स्टमक को आगे से भी कवर करेगी, पीछे से भी कवर करेगी, ठीक है, यानी कि पूरा इस स्टमक को क्या करेगी, कवर करेगी, ठीक है। तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको पेरिटोनियल लेयर पूरा कवर करती है, उन्हें हम कहते हैं पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको जो पेरिटोनियम है ना, वो पार्शली कवर करती है, पार्शली कवर नहीं करती, तो उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको पेरिटोनियम जो है ना, वो कवर करती ही नहीं है, उन्हें हम कहते हैं सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है, सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता दूं, ऐसे ऑर्गन्स जिनको पेरिटोनियल लेयर पूरा कवर करेगी, आगे से भी पीछे से भी, उन्हें हम कहेंगे पेरिटोनियल ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जिनको पार्शियल यानी कि आगे से तो पेरिटोनियल कवर करेगी लेकिन पीछे से कवर नहीं करेगी, तो उन्हें हम कहते हैं
हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, और ऐसे ऑर्गन्स जिनको पेरिटोनियल लेयर कवर ही नहीं करेगी उन्हें हम कहेंगे सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। सो जो किडनी है ना, दिस इज द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ओके। सो दीज आर 4 to 5 इंचेस लॉन्ग, ऑलमोस्ट साइज ऑफ द फिश, ठीक है। सो बेसिकली जो लेंथ होती है किडनी की डेट इज 4 to 5 इंचेस, ठीक है। और जो आपकी फिश, जो आपकी मुट्ठी होती है, तकरीबन उस जितनी किडनी जो है ना वो साइज की होती है, ओके। एंड द राइट किडनी इज लोकेटेड स्लाइटली बिलो फ्रॉम द लेफ्ट किडनी, प्रोवाइडिंग स्पेस टू एडजस्ट द लिवर, ठीक है। देखिए ये सपोज कि दिस इज द राइट किडनी, ठीक है, ये राइट किडनी है, और ये जो है ना दिस इज द लेफ्ट किडनी। अब आप देख सकते हो ये जो लेफ्ट किडनी है ना वो राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर है। उसका रीजन ये है कि जो ऊपर है ना, या राइट किडनी के ऊपर बेसिकली लिवर होता है, और ये लिवर क्या करता है कि प्रेशर अप्लाई करता है इस राइट किडनी के ऊपर, जिसकी वजह से जो राइट किडनी की जो पोजीशन होती है ना वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे हो जाती है, ओके। सो लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली लार्जर एंड क्लोजर टू द हार्ट, ठीक है। जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा लार्जर होती है, यानी कि स्लाइटली अपर होती है और लार्जर होती है टू द एज कम्पेयर टू द राइट किडनी, और ये हार्ट के बिल्कुल करीब होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे यूं हार्ट होगा, ओके। सो दिस इज द हार्ट, और जो लेफ्ट किडनी है ये हार्ट के बिल्कुल करीब होती है, ओके। सो एक्सटर्नली किडनी आर सराउंडेड बाय layer tough connective tissue called the renal fascia. Behind it another fatty layer is present and the innermost layer covers the kidney called the renal capsule, ठीक है। सो बेसिकली जो किडनी होती है ना, किडनी को काफ़ी सारी लेयर्स जो है वो कवर करती है, ठीक है। सपोज दिस इज द किडनी, ये मैंने किडनी बनाई है, और अब इसको जो है ना बेसिकली काफ़ी सारी लेयर्स जो है ना वो कवर करेंगी, ठीक है। सो ये मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये मैंने बना दी रीनल कैप्सूल, ठीक है। ये वाली जो लेयर है ना, इस लेयर को हम कहेंगे रीनल कैप्सूल, ठीक है, दिस इज द रीनल कैप्सूल, ओके। और एक और लेयर होती है जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूँ, दिस इज द फैटी लेयर, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू से बनाई है दिस इज द फैटी लेयर ऑफ द किडनी, ओके। सो दिस इज द फैटी लेयर, ये ऐसी लेयर है जो कि फैट से मिलके बनी हुई होती है, ओके। और ये जो मैं पर्पल से बना रहा हूँ ना, दिस इज आल्सो द लेयर ऑफ किडनी, जो कि किडनी को सराउंड करती है, और इस लेयर को हम कहते हैं रीनल फेशिया, ठीक है। ये जो है ना दिस इज द रीनल फेशिया, ठीक है। तो रीनल फेशिया, अच्छा फेशिया क्या होता है? फेशिया बेसिकली एक लेयर होती है जो कि काफ़ी सारे कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है, ओके। सो किडनी के बाहर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती है ना उसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है, जिसको मैंने आरसी से लिखा हुआ है। और उसके बाद जो आउटर में एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं फैटी लेयर ऑफ द किडनी, ठीक है। और फैटी लेयर के बाहर एक और लेयर होती है किडनी की जिसे हम कहते हैं रीनल फेशिया, ठीक है। एंड रीनल फेशिया दिस इज आल्सो द लेयर ऑफ किडनी, जो कि किडनी को सराउंड करती है और किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ओके। सो दिस रीनल फेशिया दिस एक्चुअली द सराउंड्स द किडनी, और उसके बिहाइंड यानी कि उसके बेसिकली नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं फैटी लेयर, ठीक है। और फैटी लेयर के भी नीचे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, ओके। So kidney are laterally concave laterally and the medial side is deeply concave. This medial depression hollow from the inside is called the renal sinus. देखिए किडनी जो है ना वो कुछ ऐसे है, ठीक है, यानी कि इसकी जो मीडियल साइड है वो बेसिकली थोड़ी सी कॉनकेव है, ठीक है। जो मीडियल साइड होती है ना किडनी की उसे हम कहते हैं कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी, ठीक है, कॉनकेव साइड ऑफ किडनी, ठीक है, कॉनकेव साइड ऑफ किडनी। और जो लेटरल साइड होती है ना किडनी की उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स साइड ऑफ किडनी, ठीक है। अच्छा अब ये लेटरल एंड मीडियल क्या है? लेटरल साइड ऐसी साइड होती है जो कि बॉडी को जो कि बेसिकली बॉडी के दूर जा रही होती है, ठीक है, यानी कि उसकी जो साइड है वो बॉडी से दूर होती है, ठीक है। अब इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये जो साइड है ना ये बेसिकली लेटरल साइड की तरफ जा रही है, यानी कि बॉडी से दूर जा रही है, ओके। और ये वाली जो मीडियल वाली साइड है ना ये बॉडी के बीच में आ रही है, मिडिल में आ रही है, यानी कि इसकी जो साइड है ये किसकी तरफ मूव करके बैठी हुई है? ये मिडिल सरफेस ऑफ द बॉडी की तरफ मूव करके बैठी हुई है, ठीक है। सपोज दिस इज द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, तो इसकी जो साइड है ना सो बेसिकली वो मिडिल लाइन की तरफ है, ओके। और जो लेटरल साइड है ना ये वाली जो साइड है ये बेसिकली अवे मूव कर रही है, इसकी जो साइड है वो अवे है फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं लेटरल सरफेस एंड द मीडियल सरफेस, ओके। सो जो मीडियल सरफेस होती है जो कि मिडिल लाइन की तरफ मूव करके बैठी हुई होती है वो होती है कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे एक डिप्रेशन है, ठीक है। ये जो आप देख
देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा एक डिप्रेशन है और इसे हम कहते हैं रीनल साइनस, ठीक है, इसे हम कहते हैं रीनल साइनस। साइनस का मतलब ही स्पेस होता है, ओके। एंड दिस इज द लेटरल सरफेस, ठीक है, और जो लेटरल सरफेस है ना, दिस इज द कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉन्वेक्स सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके अंदर कोई भी डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है, डिप्रेशन यानी कि कोई गड्ढा, पिट, ओके। In the medial depression, a small convex region is called the hilum present, which has hollow sinus inside and serves as an important location for the entrance of the blood vessel, nerves, lymphatic vessels and the ureters of the kidney, ठीक है। अच्छा, सो ये जो डिप्रेशन है ना, ये डिप्रेशन जो है इसे बेसिकली हम कह रहे हैं रीनल साइनस, ठीक है। और इस डिप्रेशन के अंदर बेसिकली एक ओपनिंग होती है, मैं दोबारा से बनाता हूँ, सपोज दिस इज द किडनी, और ये जो ओपनिंग है ना, ये वाली, इस ओपनिंग को बेसिकली हम कहते हैं रीनल हाइलम, ठीक है ना, इसे बेसिकली हम कहते हैं हाइलम ऑफ किडनी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, जैसे कि यूरिटर हो गया, ठीक है ना, यूरिटर यहाँ से यूँ पास करेगा। काफ़ी सारी रीनल वेजल्स होती हैं, जैसे कि रीनल आर्टरी हो गई, वो यहाँ से यूँ पास करेगी। रीनल लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं जो कि यहाँ से पास करेंगी। काफ़ी सारी नर्व्स होती हैं जो कि यहाँ से पास करेंगी। तो देखिए, रीनल साइनस क्या है, ये जो डिप्रेशन है ना, इसी डिप्रेशन को ही हम कह रहे हैं रीनल साइनस। लेकिन ये जो ओपनिंग है ना, ये जो ओपनिंग, जिस ओपनिंग के थ्रू ये जो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो किडनी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उस ओपनिंग को हम कहेंगे हाइलम ऑफ किडनी, ठीक है। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ से पास हो रहे हैं या किडनी के अंदर दाखिल हो रहे हैं? नंबर 1 इज द यूरिटर, देन वी हैव द रीनल आर्टरी, देन वी हैव द रीनल वीन, ठीक है ना, रीनल वीन बेसिकली यहाँ से बाहर निकलती हैं, देन वी हैव द रीनल लिम्फेटिक वेजल्स एंड देन वी हैव द रीनल नर्व्स, ठीक है। ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या करते हैं कि इसी रीनल हाइलम से बेसिकली मूव करते हैं, ओके। So kidney have two distinct region, internally and outer cortex and inner the medulla, ठीक है। बेसिकली जो किडनी होती है ना, उसके अंदर दो रीजन्स होते हैं। सो सपोज दिस द किडनी, ये मैं किडनी बना रहा हूँ। सो जो आउटर वाला रीजन होता है ना, इस आउटर वाले रीजन को मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द आउटर रीजन, ओके। ये जो जोन है या ये जो पोर्शन है ना, दिस इज द आउटर पोर्शन। तो इस आउटर पोर्शन को हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, इसे हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाला रीजन है ना, ये वाला जिसको मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दिस इनर रीजन, इस पूरे इनर रीजन को हम कहेंगे रीनल मेड्यूला, ठीक है ना। रीनल मेड्यूला कुछ भी नहीं है, दिस इज द इनर रीजन ऑफ द किडनी। और रीनल कॉर्टेक्स क्या है? दिस इज द आउटर रीजन ऑफ द किडनी, ठीक है। सो रीनल कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय द रीनल कैप्सूल व्हिच प्रोवाइड द शेप टू द किडनी, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये जो रीनल कैप्सूल है, सॉरी, ये जो रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है ना, ये जो आउटर वाला पोर्शन है, दिस इज रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स के बाहर क्या होगा? रीनल कॉर्टेक्स के बाहर बेसिकली रीनल कैप्सूल होगा, ठीक है, ये हम पढ़ के आए। और रीनल कैप्सूल का काम क्या होता है? रीनल कैप्सूल का काम होता है कि किडनी को बीन शेप में रखना, ठीक है। किडनी का कौन सा शेप होता है? बीन शेप होता है ना। तो ये जो शेप है ना किडनी का, रीनल कैप्सूल जो है ना, वो बेसिकली उसको मेंटेन करके रखता है, ओके। So the renal cortex contains the arteriole, venuole and the cells called the nephron, ठीक है। देखिए नेफ्रॉन, this is the structural and functional cells of the kidney, ठीक है। नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन में फर्क है, ओके। नेफ्रॉन जो है ना, वो काफी सारे सेल से मिलके बना हुआ होता है, ओके। और जो न्यूरॉन है ना, ये एक इंडिविजुअल सेल होता है, ठीक है। ये जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जो कि पूरी नेफ्रॉन के ऊपर होगी, जो आपने लाजमी देखनी है, तब वहां पे हम डिटेल में जानेंगे कि जो नेफ्रॉन होता है ना, जिसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं किडनी का, ये काफी सारे सेल से मिलके बना हुआ होता है, ओके। और जो न्यूरॉन होता है वो अकेला एक सेल है नर्वस सिस्टम का, ओके। अच्छा, में जो रीनल कॉर्टेक्स होता है ना, इसमें काफी सारे आर्टीरियोल्स होते हैं, ठीक है, काफी सारी वीन्यूल्स होते हैं और हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन सिर्फ रीनल कॉर्टेक्स में नहीं होते, रीनल मेडुला में भी पाए जाते हैं, ओके। सो दिस इज आउटर थिन रीजन, then the medulla and produces an important hormone called the erythropoietin necessary for the synthesis of the RBCs, ठीक है। तो जो रीनल कॉर्टेक्स होता है ना, दिस इज अ थिन रीजन, ठीक है ना, ये पतला रीजन होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो रीनल कॉर्टेक्स है ना, बहुत ही पतला होता है, थिन रीजन होता है। लेकिन जो रीनल मेडुला होता है वो थिक रीजन होता है और बहुत ही ज्यादा होता है, ओके। और रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन क्या है? दिस इज अ हार्मोन। और हार्मोन क्या होता है? दिस इज अ केमिकल मैसेंजर जो कि बॉडी के अंदर कोई पार्टिकुलर रिस्पॉन्स जारी करता है, ठीक है ना, यानी कि पार्टिकुलर फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करता है, ओके। सो इरिथ्रोपोइटिन ये एक हार्मोन है जिसका क्या काम है? आरबीसीज को बनाना, ठीक है। कैसे बनाएगा? ये इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के अंदर जाएगा और बोन मैरो के अंदर होते हैं मल्टीपोटेंट
हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है ना। इन सेल्स को जाके एक्टिवेट करेगा और इन सेल्स की डिवीजन कराएगा, ठीक है। फिर इन सेल से आगे चल के हमारे पास आरबीसीज बनेंगे, ओके। सो ये एरिथ्रोपोइटिन क्या कराएगा, आरबीसीज की सिंथेसिस करवाता है, ओके। Then we have the renal medulla, which is the innermost region, is composed of the compact 7 to 18 conical shaped masses of the tissues called the renal pyramids, ठीक है। So ये जो renal cortex है ना, सॉरी जो renal medulla है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस renal medulla के अंदर काफी सारे conical shaped structures हैं जिन्हें हम कहते हैं renal pyramids, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो pyramidal shaped है, ठीक है ना, बूटी की तरह। So these pyramidal shapes, these are called the pyramids, okay, जिन्हें हम renal pyramids कहते हैं, ओके। और ये renal pyramids का नंबर है, these are the 7 to 18 conical, ठीक है ना। 7 to 18 बेसिकली renal pyramids जो है ना वो पाए जाते हैं और ये मुख्तलिफ टिश्यू से, renal टिश्यू से बने हुए होते हैं, ओके। एंड द स्पेस इन बिटवीन द पायरामिड्स आर कॉल्ड द रीनल कॉलम, ठीक है ना। दो रीनल पायरामिड्स के बीच में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं रीनल कॉलम, ओके। सो द मेडुला रीजन मोस्टली कंटेन्स द लूप ऑफ हेनले पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड द कलेक्टिंग डक्ट। देखिए ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये आपने लाजमी देखनी है, उसमें हम नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ओके। सो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूं। सो नेफ्रॉन जो है ना उसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज द बाउमेन कैप्सूल, जो कि चांद की तरह होता है। Then we have the proximal convoluted tubule, ठीक है। Then we have the loop of Henle and finally we have the distal convoluted tubule, ठीक है। और distal convoluted tubule के बाद हमारे पास होती है collecting duct, ठीक है। तो ये जो loop of Henle है ना, loop of Henle and the collecting duct, ये दोनों पार्ट जो है ना ये रीनल मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जो बाउमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पाए जाते हैं रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। बाकी collecting duct and the loop of Henle, these are found in the renal medulla, okay. So urine enters the collecting duct and then flow towards the hilum and then collected by the pelvis and ureter to remove from the body। देखिए जो डायलेटेड पार्ट होता है ना यूरिटर का, उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। सो सपोज दिस इज द, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज दिस इज द यूरिटर, ठीक है ना। ये यूरिटर है और ये यहाँ से यूँ थोड़ा सा डायलेट हो जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि थोड़ा सा सूज जा रहा है। तो इस सूजे हुए पार्ट को हम कहेंगे रीनल पेल्विस, ठीक है। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो पेशाब बनता है ना, यूरिन जो बनती है, ये नेफ्रॉन के अंदर बनती है और जो कलेक्टिंग डक्ट्स है ये बेसिकली ड्रेन होते हैं इन द यूरिटर। ये बात अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसके अंदर इंशाल्लाह सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ओके। सो जो यूरिन होती है वो बेसिकली बनती तो नेफ्रॉन में, फिर अल्टीमेटली ये कलेक्टिंग डक्ट में जाती है और उसके बाद ये चली जाती है टू द हाइलम ऑफ द किडनी और उसके बाद चली जाती है रीनल पेल्विस के अंदर, देन टू द यूरिटर एंड अल्टीमेटली इट मूव्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद बेसिकली वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा।